कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, कल तक मैंने आप लोगों को अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव के तहत डे 40 तक चीज़ों को कवर करवाया है। ठीक है, और उसमें आप लोगों को हम लास्ट टॉपिक मेरा क्या था, संगम काल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और उसका टॉपिक पूरा कवर करवा दिया था। सिर्फ उसमें क्या सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, पर चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या था कि आप लोगों को संगम काल से रिलेटेड प्रीलिम्स की चीज़ें बताना बाकी रह गया था। ठीक है, तो आज हम उसको कवर करेंगे और मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इस सेशन को एंड करेंगे और उसके बाद कल से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। लेकिन रोज़ की तरह पहले ही जब हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं तो पहले एक मैप का क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम लोग डेली बेसिस पर तैयार करना होता है। ठीक है, और दूसरा एक करंट अफेयर्स का टॉपिक लेते हैं, क्योंकि मुझे डे वाइज कम से कम 100 करंट अफेयर और 100 मैप लोकेशन ऐसे तैयार करवा देनी है जिसमें से 10 प्रीलिम्स में पूछ ली जाए। तो आप लोगों को मैपिंग में त्रिदिनाथ एंड टोबैको को देखना है जाके। ठीक है, त्रिदिनाथ एंड टोबैको को, ठीक है, इसको देखना है जाकर कि ये कहाँ है। ठीक, उसके बाद आप लोगों को करंट अफेयर्स में आईएमएफ कॉरिडोर के बारे में पढ़ना है पूरा। ठीक, इन दो टॉपिक को आप लोग अपने सुविधा अनुसार कवर करोगे। सारी चीज़ें लोग इन दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, और अगर कोशिश कर पाना तो कमेंट बॉक्स में इन दोनों टॉपिक के बारे में डिफाइन कर देना। ठीक है, ये आप लोगों की मेमोरी के लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, दूसरी बात, इस प्रीलिम्स इनिशिएटिव में आप लोगों को, ठीक है, इस यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव को, ये जो कि 2026 के लिए है, आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक, यूपीएससी को थीम वाइज डिकोड करके सारा सिलेबस कवर करवाया जाता है और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, बाकी आप लोगों को हर यूपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेरी है उन सबको दूर करी जाती है। ठीक है, जो कि हमारे प्रयास से चल रही है। आप लोगों को क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग देख ही सकते होंगे कि कितना बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, और लाइक एंड शेयर करिए, जितने लोग जुड़ते हैं उतने लोग तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, जिससे इस वीडियो को बूस्ट मिले। चलिए अब आज हम लोग अपने टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। देखो, हम लोगों ने संगम काल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब उससे रिलेटेड आज प्रीलिम्स फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखो, हमने संगम काल में संगम काल का अर्थ पहले 3 संगम संगोष्ठियों के बारे में पढ़ा। ठीक है, 3 संगम संगोष्ठी यानी कि प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम की बात हो रही है। अगर याद कर रहे होगे तो याद आ रहा होगा चीज़ों को कि हमने 3 संगम युग के बारे में पढ़ाया था, मतलब 3 संगम संगोष्ठियों के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि संगम काल का अर्थ क्या है। संगम काल का अर्थ है तमिल कवियों का संघ होता है। ठीक, संगम का अर्थ होता है तमिल कवियों का संघ। ये पांड्य राजाओं के संरक्षण में मदुरै और कापाटापुरम में आयोजित किए गए थे। ठीक है, उसके बाद प्रथम संगम के बारे में अब बात करें अगर, तो मदुरै में ये था, जिसके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। ये सब हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, सिर्फ रिवीजन है। ठीक है, और इसका क्या बताया था कि इसका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तो ये बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद द्वितीय संगम का क्या था कि कापाटापुरम में द्वितीय संगम चलाया गया था। एकमात्र इसका उपलब्ध ग्रंथ है, और वो भी कौन से, तोलाकापियम है, जो कि तोलकपियार के द्वारा लिखा गया था, और ये सबसे पुराना व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और रिकॉल फिर से हो रहा होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हमारे साथ पढ़ लो। अब तृतीय संगम की बात करें अगर, तो ये मदुरै में है। ठीक है, अधिकांश जीवित संगम साहित्य यही तृतीय संगम से मिले हैं। ठीक है, एट्टू गोथई, एट्टू थोगई और पट्टू पुट्टू पट्टू पट्टू इस काल का है। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो 3 संगम मदुरै में, जीवित अधिकांश संगम इसी तृतीय संगम से मिले हैं, जिसका एक है अट्टू थोगई और दूसरा है पट्टू पट्टू। ठीक है, इसी काल का है। ठीक है, तो एक बार तीनों संगोष्ठियों को फिर से रिवाइज करने की कोशिश करो, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, प्रथम से कोई ग्रंथ नहीं मिला है, जिसके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि हैं और ये मदुरै में है। द्वितीय कापाटापुरम में है, एकमात्र इसका ग्रंथ मिला है जो कि तोलाकपियर है, तो और वो तमिल भाषा में है, तमिल भाषा का व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक, और तृतीय में अधिकांश जीवित संगम साहित्य मिले हैं, ये भी मदुरै में है। ठीक है, प्रथम की तरह, और एट्टू थोगई और पट्टू पुट्टू इसी के 2 संगम साहित्य हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रख सकते हो।
अब अगर बात करें तो फिर संगम साहित्य का वर्गीकरण, अगर हम लोग वर्गीकरण की बात करें, ठीक है, तो वर्गीकरण में अहम और पूरम दो, इस संगम साहित्य के वर्गीकरण में दो शाखाओं में इसको वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो संगम साहित्य के मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया, कौन, अहम और पूरम। ठीक है, अब अहम के बारे में पढ़ते हैं, और ये जितने भी पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किए जा रहे हैं, यकीन मानो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर अहम के बारे में बात करें तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आंतरिक, मतलब इसमें प्रेम, भावनाएं, व्यक्तिगत संबंधों का वर्णन होता है, और इसमें पात्रों के विकास का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो अहम में क्या है कि इसका अर्थ, अहम का मतलब आंतरिक होता है, इसमें प्रेम, भावनाएं, व्यक्तिगत संबंधों का वर्णन होता है, लेकिन इसमें पात्रों और नामों का उल्लेख नहीं किया गया। ये बात याद रखोगे, क्योंकि यही से स्टेटमेंट में करके पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद अब पूरम की अगर हम लोग बात करें तो इसका अर्थ है बाहरी। ठीक है, यह युद्ध, वीरता, नैतिक राजाओं के दान पुण्य से संबंधित है, और इसमें वास्तविक नायकों और स्थानों के नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट अपोजिट करके देखो, यहाँ तक तो चीज़ें सेम आने वाली हैं, आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन इन दो इतने पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अपोजिट कर देगा, इसको इसमें डाल देगा और इसमें डाल देगा यूपीएससी। ठीक है, और उसके बाद आप लोग एट द मोमेंट कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लेकिन वही बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा जिसका रिवीजन एकदम तगड़ा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बार बार हर एक पॉइंट पर फोकस करवाया जाता है, इसीलिए ये क्लासेस चलवाई गई हैं, और इसीलिए ये इनिशिएटिव भी शुरू किया गया है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो वो टेल पॉइंट पकड़ना सीख जाओ। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हमने आप लोगों को इसके 5 भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, जिसमें पहला तेनई है। ठीक, संगम साहित्य में समाज को 5 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक का एक अपना देवता और मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, अब इन 5 को याद रखोगे, उससे क्षेत्र के व्यवसाय और देवता को याद रखोगे, क्योंकि मिसमैच करने को क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, तो पहला कुरिंजी। ठीक है, कुरिंजी एक क्षेत्र है। ठीक, ये पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें शिकार और शहद संग्रह किया जाता था, उसके देवता मुरुगन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये याद रखो। फिर दूसरा मुलई। ठीक है, अब मुलई चारागाह वन क्षेत्र है, चारागाह और वन क्षेत्र है, यहाँ पर पशुपालन होता था, और इसके देवता मायोन यानी कि विष्णु है। ठीक है, उसके बाद मरुथम। ठीक, मरुथम जो कि है वो उपजाऊ कृषि क्षेत्र है, कृषि भूमि है, यहाँ पर धान की खेती होती थी, और इसके देवता इंद्र हैं। ठीक है, फिर नियथल जो कि एक तटीय क्षेत्र है, जहाँ पर मछली पकड़ना, नमक का निर्माण करना, ये सब होता था, और उसके देवता वरुणन है। ठीक है, वरुणन है। उसके बाद अगर पलई की बात करें, पलई शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पर लूटपाट और चोरी होती थी, यहाँ की देवी जो है वो कोरवाई यानी कि दुर्गा माता है। ठीक है, तो इन 5 को अब याद रखो। एक बार फिर से मेरे साथ इन 5 का रिवीजन करने की कोशिश करो। पहला कुरुंजी, देखो इनकी ट्रिक क्या बनेगी, KMMNP ऐसे करके याद रख सकते हो, या फिर KM2NP ऐसे करके याद रखो। ठीक है, तो के से कुरंजी हो जाएगा, जिसका पहाड़ी क्षेत्र में विकास हुआ। ठीक है, और इसके देवता मुरुगन है। ठीक, फिर M2 में एक मुल्लई, दूसरा मरुथम। तो मुल्लई चारागाह वन क्षेत्र है। ठीक है, और इस यहाँ पर पशुपालन का काम होता था। ठीक, और यहाँ के देवता जो है वो मायोन यानी कि विष्णु है। ठीक है, उसके बाद मुल्लई के बाद M2 में पहला M मुल्लई हो गया, और दूसरा M क्या हो गया, मरुथम जो कि उपजाऊ क्षेत्र कृषि भूमि है, यहाँ पर धान की खेती होती थी, ये भी याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि धान की जगह कोई और भी ऑप्शन में आ सकता है। उसके बाद देवता, जो कि देवता यहाँ पर कौन है, वो इंद्र देवता है। ठीक है, तो ये भी याद रखोगे। ठीक, धान देखो एक ट्रिक भी है मरुथम को याद रखने की, उपजाऊ कृषि भूमि तो याद रहेगी। फिर धान की खेती इसलिए याद रह गई क्योंकि धान की खेती एक ऐसी है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक, गन्ना और धान इन दोनों की फसलों में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इन लोगों को बोने के लिए, लेकिन आप लोग धान की याद रखोगे क्योंकि धान की खेती में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और पानी से रिलेटेड जो देवता है वो इंद्र है। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हो इस तरह से। उसके बाद नियथल जो कि मैंने आप लोगों को बताया तटीय क्षेत्र है, जिनका मछली पकड़ना, नमक निर्माण ये सब काम था, और देवता यहाँ पर वरुणन थे। ठीक, फिर पलई शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पर लूटपाट और चोरी होती थी। ठीक, और इनकी देवी जो कि कोरवाई दुर्गा माता के रूप से जानी जाती है। ठीक, फिर अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
फिर हमने आप लोगों को 5 महाकाव्य के बारे में बताया था, ठीक है, और उसके ग्रंथ बताए थे। तो आप लोगों को उन पाँचों अगर महाकाव्य याद है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहला देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, शिल्पाधिकारम, ठीक है। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? अब इस क्वेश्चन से भी अपनी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, और सबके पैटर्न क्या होंगे, यहाँ पर क्षेत्र होगा, यहाँ पर देवता होगा, और यहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी होंगी, क्षेत्र का नाम लिखा होगा, ठीक। ऊपर वाले पैरा से उस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें ग्रंथ होंगे, उसके लेखक होंगे, है ना, तो इस तरह इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो हर तरह से क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। अब देखो, पहला ग्रंथ क्या था, मैंने आप लोगों को शिल्पाधिकारम बताया था, जिसके लेखक कौन है, वो इलंगो आडिगल है। अब इसका नाम तो याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसे तमिल साहित्य का इलियट कहा जाता है। किसको? शिल्पाधिकारम को। या कोवलन और कन्नागी की कहानी है, जो कि मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो आप लोगों को कोवलन और कन्नागी की कहानी के बारे में एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। चलिए, ये शिल्पाधिकारम, इसके लेखक इलंगो आदिगल, ठीक है। और यह चेर शासक सेन गुटवन का भाई था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कहानी के बारे में एक बार फिर से याद दिला दे रही हूँ। कहानी क्या थी कि इस ग्रंथ के नायक जो थे वो कोवलम थे और उसकी पत्नी कन्नगी थी, ठीक है। कोविन को पांड्य शासक नेडू जेतिया ने फांसी दे दी थी, जिसके कारण क्या थे कि जिसके कारण कन्नगी को क्रोध से मदुरा को जला दिया था कन्नगी ने, ठीक है। और चेर राज्य चली गई थी, और चेर राज्य में कन्नगी सती की देवी के रूप में स्थापित हुई है, और शिल्पाधिकारम में कन्नगी पूजा का उल्लेख भी किया गया है, ठीक है। तो ये राजा कोवलम और उनकी पत्नी कन्नगी की कहानी है, जो कि एक जैन कहानी है, ये भी याद रखोगे। और शिल्पाधिकारम जो है वो 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा शिल्पाधिकारम में की गई है, ठीक है। और इसमें तमिल राजाओं द्वारा अपने किले के द्वारपाल के रूप में यवनों की नियुक्तियों का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो कि मैंने आप लोगों को जो 5 महाकाव्य पढ़ाए थे, ठीक है, तो उन 5 महाकाव्यों को मैंने आप लोगों को SMJV के करके याद रखने के लिए बोला था, जिसमें एस से मैंने बोला था कि शिल्पाधिकारम को याद रखना, एम से मणिमेखले, जे से जीवक चिंतामणि, और वी से वलयपति, और के से कुंडल केसी। आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें याद होंगी। चलिए, तो हम लोग पुनः अपनी पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। शिल्पाधिकारम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इसके लेखक इलंगो आडिगल के बारे में बताया, और कोवलन और कन्नागी की कहानी भी आप लोगों को पुनः दिखा दी। फिर उसके बाद दूसरा ग्रंथ आता है मणिमेखले, ठीक है। मणिमेखले, जो कि इसके लेखक क्या है, शीतले सतनार हैं, ठीक। इसके लेखक शीतले सतनार हैं, और यह शिल्पाधिकारम का सिक्वल है, ठीक, और बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। अब देखो, शिल्पाधिकारम किससे संबंधित था? ऊपर अब मैंने आप लोगों को बताया जैन धर्म से संबंधित है। यहीं पर जैन और बौद्ध धर्म से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों ग्रंथ उनसे रिलेटेड अब पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट में। अब इन दोनों पॉइंट को लेकर आप लोग चाहे जैन या बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, या फिर संगम युग में ही ऐसे करके पूछा जा सकता है कन्फ्यूज करके, ठीक है। तो इस तरह अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टेटमेंट में, ठीक है। तो आप लोगों को अब मणिमेखले के बारे में भी पता चल चुका है। फिर तीसरा ग्रंथ तिरुवक्कुल है, ठीक, जिसके लेखक तिरुवल्लूर है। इसे तमिल साहित्य का बाइबल या पंचम वेद माना जाता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद इसमें दर्शन और नैतिकता की शिक्षा दी गई है, ठीक। तो इतना आप लोग याद रख सकते हो। 5 महाकाव्य के नाम क्या है, SMJV के। एस से शिल्पाधिकारम, एम से मणिमेखले, जे से जीवक चिंतामणि, वी से क्या था, और वी से क्या था, वी से था वलयपति, ठीक, और के से कुंडल केसी, ठीक है। तो आप लोगों को इन 5 महाकाव्य के बारे में याद हो गया होगा, आई होप। अब हम लोग संगम काल का सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है, मूवेंद्र 3 प्रमुख राजवंश यानी कि चेर, चोल और पांड्य, इनके बारे में बताता था। तो अब आप लोग याद रखोगे। देखो, संगम काल के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मूवेंद्र की याद रखो। मूवेंद्र जो है वो, मूवेंद्र के अंदर 3 प्रमुख राजवंश स्वयं में आ जाते हैं। पहला चेर, जो कि धनुष बाण के बारे में है, ठीक। उनका चोल वंश का प्रतीक क्या है, बाघ है, और पांड्य वंश का प्रतीक क्या है, मछली है। तो ये इतना याद रखोगे। फिर विदेशी व्यापार अगर बात करें तो रोम के साथ व्यापक व्यापार संगम काल में हुआ, ठीक है। फिर अरिकामेडु, जो कि पुडुचेरी के पास है, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था संगम युग का, ठीक है, और जहाँ से रोमन सिक्के और बर्तन मिले थे,
ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद मतलब ये स्थान पर्टिकुलर ये स्थान याद रखना जो कि पांडिचेरी के पास है, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो सकता, यहाँ से क्या होता था कि रोमन सिक्के और बर्तन मिले, तो ये इतना अवेयरनेस के लिए याद रखोगे। फिर समाज की अगर हम लोग बात करें तो समाज जो था वो व्यावसायिक समूह में बांटा था, ठीक। जैसे अरसर, पहला पॉइंट याद रखने के लिए, अरसर शासक थे, अंडनार ब्राह्मण थे, वेनिगर व्यापारी थे और वेल्लार धनी किसानी थे। उत्तर भारत जैसी कठोर वर्ण व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर जो जैसे वर्ण में बटा है वो उसी तरह से काम करेगा, ठीक है। तो इतना भेदभाव यहाँ पर नहीं था, लेकिन 4 वर्गों में यहाँ पर भी बटा था। तो आप लोग याद रख सकते हो, अरसर, अंडनार, वेनिगर और वेल्लार। इन चारों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन चारों के बारे में ऐसे यहाँ पर 4 वर्ण समूह होंगे और यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो मतलब उनके बारे में लिखा होगा और आप लोगों को मैच करने के लिए दिया जाएगा। ये पैटर्न यूपीपीसीएस का है, ठीक है, यूपीपीसीएस का है, आरओएआरओ का है, ठीक, आरओएआरओ का है। और उसके बाद यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो आप लोग इन चारों समाज में वर्गीकरण के बारे में याद रखोगे। क्या ट्रिक है, अरसर, अंडनार, A2 V2 ऐसे करके याद रखो, ठीक है। A2 V2 अरसर और अंडनार, वेनिगर और वेल्लार, ठीक। तो अरसर और अंडनार शासक और ब्राह्मण हो गए और वेनिगर और वेल्लार व्यापारी और धनी किसान हो गए, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रख सकते हो। फिर महत्वपूर्ण शब्दावलियों की अगर हम लोग बात करें तो मन्नम और मनरस, इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों का मतलब है राजा का न्यायालय। जो राजा का न्यायालय है उसको मन्नम और मनरस बोलते थे। फिर पेरूनल, राजा का जन्मदिन को पेरूनल बोलते थे। फिर वीरक्कल, ठीक, और या फिर नडुक्कल, ये युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों की स्मृति में गाड़े गए वीर पत्थर को बोलते थे। क्या, वीरक्कल और नडुक्कल, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को संगम रिलेटेड से कोई भी क्वेरी नहीं होगी, ठीक है। और सारा चैप्टर आप लोगों को रिवाइज हो गया होगा बहुत ही कम समय में, ठीक है। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आता है, चीज़ें समझ में आती है, तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसमें आने वाले समय में आप लोगों को ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। और लाइक करना तो मत भूलना। चलिए अब हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये 2025 का पीवाईक्यू आप लोगों के सामने रहा, ठीक है। 7 करोड़ का क्वेश्चन, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग देखो अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये 2025 का पीवाईक्यू है ना, पहले ही बता चुके, 2025 में पूछा गया है और सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल्स नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई है, बनी हुई थी, बनी हुई है, थी मतलब, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, इंद्र गोपमणि यानी कि कार्निलियन। ऑप्शन बी है मृतिका यानी कि क्ले का। ऑप्शन सी कांस्य। ऑप्शन डी स्वर्ण, ठीक है। हमको लगता है आप लोगों ने आंसर देख भी लिया होगा, चलिए खैर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो, कांस्य ऑप्शन सही है। खोज क्या है, इस प्रसिद्ध मूर्ति की खोज 1926 में पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में की थी। तकनीक क्या थी, इसे लॉस्ट वैक्स है ना, यानी कि ढोकरा कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। विशेषता क्या थी, यह लगभग 10.5 सेंटीमीटर ऊंची और वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है, ठीक है। और उसके बाद यह मूर्ति उस समय की धातु विज्ञान और कलात्मक कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है, जो कि कांसे की मूर्ति है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की। फिर ये क्वेश्चन उपनिषद से है, जो कि मैंने आप लोगों को सारे उपनिषद इम्पोर्टेंट पढ़ाए थे और जो पढ़ाया है देख लो, क्वेश्चन वहीं से आए हैं, ठीक है। आप लोगों को दिखाने के लिए पीवाईक्यू से बड़ा प्रूफ कोई नहीं हो सकता ना, चीज़ों को बताने के लिए, तो पीवाईक्यू ही हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब ये यूपीएससी किसी भी साल का पीवाईक्यू है, ठीक है। आप लोग जब खुद सॉल्व करोगे, पिछले 10 साल का ही है, ठीक, पिछले 10 सालों का जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों को ये कहीं ना कहीं किसी न किसी साल में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदि शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है। और इन चारों उपनिषद के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और इन चारों में से एक से क्वेश्चन पूछा गया और जो जिससे क्वेश्चन पूछा गया उसको ही 2-3 बार पढ़ाया था, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए कि वो कितने इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला
कठोपनिषद, दूसरा छांदोग्य उपनिषद, तीसरा ऐत्रेय उपनिषद और चौथा मुंडक उपनिषद। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, यानी कि मुंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते नामक जो वो शब्द है वो लिया गया है। सभी लोग इस बात से परिचित हो गए। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या है? डी मुंडोक उपनिषद। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि अर्थ सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। लिपि या एक आदर्श वाक्य है जो भारत के राज चिन्ह यानी कि स्टेट एम्बलम के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। और इतिहास क्या रहा है? इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। सॉरी। यह मूल रूप से मुंडक उपनिषद की श्लोक 316 का एक अंश है। ठीक है, तो अब आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। एक बार हम आप लोगों को इन चारों के बारे में, मतलब एक तो हो गया, अब इन तीनों के बारे में भी डिफाइन किए दे रहे हैं। ठीक है, देखो कठोपनिषद जो है वो कठोपनिषद में हमने आप लोगों को क्या बताया था कि मुख्य रूप से इसमें नचिकेता, ठीक है, नचिकेता और यम के बीच आत्मा और अमरता के विषय में संवाद लिखा गया है। ठीक है, तो कठोपनिषद का उल्लेख तभी होगा जब यम और नचिकेता की कहानी के बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, फिर रही छांदोग उपनिषद की बात, तो यह सामवेद से संबंधित है। ठीक है, यह सामवेद से संबंधित है और इसमें तत्वमसी जैसे महत्वपूर्ण महावाक्य मिलते हैं, और लेकिन सत्यमेव जयते इसमें से नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा महावाक्य है? इसका महावाक्य याद रखना, तत्वमसी। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? सामवेद से। तो इतना इसके बारे में याद रख सकते हो। कठोपनिषद, यम, नचिकेता, और इसके बारे में ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखोगे। ठीक है, फिर ऐत्रेय उपनिषद की अगर हम लोग बात करें तो यह ऋग्वेद का हिस्सा है। ठीक है, यह ऋग्वेद का हिस्सा है। ठीक है, और इसमें ये आत्मज्ञान पर केंद्रित है। ठीक, तो अब आप लोगों को इससे रिलेटेड दुविधाएं दूर हो गई होंगी। चलिए, अब ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोग केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन आंसर दे सकते हो क्योंकि हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो, कथन 1 सही है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक लौकिक यानी कि सेक्युलर सभ्यता मानी जाती है। हालांकि खुदाई में माता देवी की मूर्तियां, पशुपति शिव के मोहरे और लिंग योनि की पूजा के साक्ष्य मिले हैं जो धार्मिक उपस्थिति को दर्शाते हैं, लेकिन वहाँ मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह किसी बड़े मंदिर या पुरोहितों के शासन के वर्चस्व प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए इसको सेक्युलर बोला जाता। फिर दूसरा क्या है? कथन दूसरा भी सही है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास यानी कि कॉटन पैदा करने वाले विश्व के पहले लोग माने गए हैं। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा था जो सिंधु सभ्यता से निकला है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि उन्हें उस काल में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, इसलिए ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, आंसर तो नहीं देख लिया। चलिए, क्वेश्चन चौथा क्या है? धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म जो है वो व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। ठीक, संकल्पना था। ऋत जो था वो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ऑप्शंस आप लोगों के लिए 1 and 2 बोथ एंड नाइदर 1 and नाइदर 2। चूज 1 and give me आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। देखो,
कथन वंश सही है, क्योंकि वैदिक काल में धर्म जो था वो शब्द का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं था, यह व्यक्ति के कर्तव्यों, सामाजिक नियमों और नैतिक उत्तरदायित्वों का भी समूह था। इसमें स्वयं के प्रति और समाज के अन्य सदस्यों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों जैसे माता पिता, गुरु और समाज की प्रति सेवा की संकल्पना शामिल थी। ठीक है, फिर अगर हम लोग ऋतु की बात करें तो इसका अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम यानी कि विश्व की व्यवस्था। वैदिक ऋषियों का मानना था कि पूरा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित नियम के अनुसार चलता है, जैसे सूर्य का निकलना, ऋतुओं का बदलना। ठीक है, तो ऋतु मूलभूत नैतिक और भौतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें मौजूद सभी तत्वों के कार्यों को नियंत्रित करता था। ठीक, तो धर्म ऋतु व्यक्ति के आचरण और सामाजिक कर्तव्यों से संबंधित है, और ऋतु जो है वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था और प्राकृतिक नियमों से संबंधित है। ठीक, तो दोनों अवधारणाएं अपने आप में सही कथन को प्रस्तुत करती हैं, इसलिए दोनों सही हो जाते हैं। ठीक, तो आई होप अब आप लोगों को शुरू से चीज़ें को रिवाइज हो गया है। तो अब हम लोग कल बचे खुचे जो एमसीक्यू होंगे तो लेके आएंगे, वरना अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कल पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी फटाफट एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करके अब आप लोगों को इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगर आप लोगों को पढ़ाने का तरीका, पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फिर से कह दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी यूट्यूब की फैमिली को आप लोगों को बड़ा भी तो करना है। बाकी आज के लिए अपना शेड्यूल एक बना लो, उसको फॉलो करते रहो। मैप और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ना मत भूलना। ठीक है, और एक बार हर एक चीज़ को, पढ़ी हुई चीज़ को रिवाइज करने की कोशिश एंड द लास्ट ऑफ द डे ज़रूर करने की कोशिश करना। चलिए, बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज चलते हैं, विदा लेते हैं। कल फिर पुनः इसी टाइम पर मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, जय हिंद।